नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई है। आप इन सभी क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे। जो आपकी आगामी परीक्षा है, ये नहीं है कि वो एसएससी जीडी की हो, आपकी जो भी परीक्षा होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का जो सिलेबस होता है वो सेम रहता है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, या अदर एग्ज़ाम, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, सीटेट, एनबीएस, केवीएस और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है, सब में आपका जो मैथ है वो कॉमन रहता है। तो आज की क्लास आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इस अगर क्लास को लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 10 से 15 अपने जो चैप्टर है, 10 से 15 जो टॉपिक होते हैं उनको क्लियर कर पाते हैं। और बाकी की जो पीछे की आपको क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को भी आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक क्या है? 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक क्या है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथा अनुपातिक को हम मानते हैं कि वो चौथा अनुपातिक क्या है जी, आपका x है। तो 9, 14 और समानुपात, इसको लिखने का तरीका हम ऐसे रखेंगे और अनुपात रखेंगे x, यानी चौथे स्थान पर हम रख लेंगे x को। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम सिंपली कि 9 से ये कितना मल्टीपल है, 11। तो आप इस 14 का भी 11 मल्टीपल कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 154। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपसे प्रथमानुपाती पूछता तो आप फार्मूला लगाते, जैसे कि ये 3 संख्याएं देता तो आप पहले स्थान पर x मान लेते और x/9 और फिर समानुपात 14/99। तो यहाँ से आप इस x की वैल्यू फाइंड कर लेते। अगर आपसे द्वितीयानुपाती पूछता या मध्यानुपाती तो आपको इसका फार्मूला याद रखना है, √a × b, क्योंकि आपको केवल वो 2 ही संख्याएं देगा। अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती, तो आप सिंपली लिखेंगे तृतीयानुपाती को, वो आप फार्मूला लगाएंगे, वो BC/A, BC/A, सॉरी 2 संख्याएं देगा तो आप लगाओगे B² A, ठीक है। 2 संख्याएं देगा तो आप लगाओगे फार्मूला B² A। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सरलीकृत करें। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही कॉमन है और हर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो है गलत होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इनमें। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम आसानी से सोल्व करते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 8.3 में से हम 3.3 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पर ऑफ की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई और 0.5। तो 5 की मल्टीप्लाई 0.5 में हुई तो आपका आ जाएगा 5 5 25, यानी 2.5। अब 2.6 की मल्टीप्लाई हम 4.04 में करते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 14.62 तो आपका पहला ही है, इसको तो हम लिख लेंगे अलग से 4.62, और ये जो है माइनस का आ जाएगा आपका 2.5, इसको हम माइनस में 2.5 करेंगे बाद में। चलो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.6 की 4.04 में। तो 26 4 जा आएगा आपका 104। तो यहाँ पर आप लगा दोगे, यानी कि पहले तो लिखोगे 0.04, चलो जी, और 26 4 जा फिर आ जाएगा 104 और कैरी लगा 1 तो आपका आ जाएगा 105। अब यहाँ पर पॉइंट का मसला आता है, तो एक अंक तो इसका ऐड होगा और 2 अंक इसके ऐड, तो यहाँ पर जो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपकी आ जाएगी 10.504। 3 अंकों बाद आपकी पॉइंट लग जाएगी 10.504। तो ये आप ऐड करेंगे सिंपली। तो सबसे पहले हम 10.504 में ऐड करते हैं 14.62। अब इसको भी 3 अंकों में बना लेंगे, 1 0 आगे बढ़ा के। तो ठीक है, 4 2 6 और 5 11, 4 1 5 1 1 2, 25.124। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 2.5, तो 2.5 को माइनस करते हैं यहाँ पर, चलिए माइनस। तो 4 2 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पर बच गया आपके 4 में से 2 गया, यानी 22.624, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 28% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाभ कितना है। यहाँ पर लाभ आपका दिया गया है 28%। तो इस 28% की हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, यानी 28/100 आ जाएगा। और यहाँ पे हम 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/25। तो यानी कि अगर उस वस्तु का CP 25 रुपये था, उस पर 7 रुपये का लाभ हुआ, तो जो उसका SP आया वो आ जाएगा 25 रुपये पर 7 रुपये का लाभ, तो आ जाएगा 32 रुपये। अब यहाँ पर देखते हैं 32 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी 32 वस्तुओं का जो CP है वो इक्वल्स टू आ जाएगा आपकी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो x × SP आ जाएगा आपका। तो ठीक है, यहाँ से हम SP, CP और SP का जो अनुपात फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपका x/32। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों SP 32 है, यहाँ पर भी SP 32 है, तो यहाँ पर CP x है, तो यहाँ पर CP कितना आ जाएगा 25, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कंपेयरिंग करनी थी, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है अपनी सामान्य गति की 3/4 है, 3/4। तो ठीक है, 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर दूरी आपकी कांस्टेंट हो, अगर दूरी आपकी कांस्टेंट है तो जो आपका समय होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपकी चाल के। यानी अगर आपकी दूरी समान है तो आपको, अगर आपकी चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर आपकी चाल कम है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर उसने जो अपनी सामान्य गति थी, यानी यहाँ पर हम स्पीड रखते हैं s और यहाँ पर रखते हैं टाइम, तो जो गति थी वो 3/4 हो गई, यानी जो उसकी ओरिजिनल चाल थी वो 4 थी, जो अब उसकी आंशिक चाल हो गई वो 3 हो गई। तो जो समय होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी अब उसको समय ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि उसकी चाल कम हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देर से पहुँचता है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो अंतर आया वो 1 का आया, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 30 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगेगा। तो ये आपकी सामान्य समय है, क्योंकि ये आपकी सामान्य चाल है, तो ये आपका सामान्य समय होगा। तो 3 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 मिनट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8500 और 4 वर्ष में 9520 रुपये होगी, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका। यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपका P रुपये थे तो वो 3 वर्ष में 3 ईयर्स में आपके हो जाएंगे 8500 रुपये, और फिर 4 वर्ष यानी यहाँ पर 4 ईयर है, 4 ईयर्स में आपके हो गए में 9520 रुपये। तो हम यहाँ से यहाँ तक का गैप देखते हैं, यहाँ पर कितना गैप आया 1 साल का, क्योंकि ये 4 साल का गैप है और ये यहाँ पर 3 साल का। तो हम यहाँ पर ब्याज भी देखते हैं कि कितने रुपए ब्याज के लगे, 8500 रुपये पे 9520 रुपये हो गए, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 1020 रुपये ब्याज के लगे। अब ये जो 1020 रुपये ब्याज के लगे होंगे 1 साल में इन 8500 रुपये पर लगे होंगे, तो आप इन 8500 रुपये को इसका मूलधन मान लेंगे यानी प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो आपकी क्या निकल जाएगी यहाँ से रेट। तो चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं, और 17 5 जा 85 और 17 6 जा 102 और 1 0। अब इस 5 से कैंसिल करते हैं 60 को, तो आपका आ जाएगा 12। तो जो आपकी रेट थी वो थी आपकी 12%।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा हाँ, अगर इस क्वेश्चन में क्या होता, यहाँ पर जो गैप होता वो 2 साल का होता, 1 साल का ना होकर कितना होता, 2 ईयर्स का। फिर हम क्या करते, इन दोनों का पहले हम स्क्वायर रूट निकालते, ठीक है। अगर 3 साल होता तो हम इनका क्यूब रूट निकालते। तो ये कंसेप्ट है इसका, आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अमित और राम के पास मिलकर 1300 रुपये है। अमित से 500 रुपये लेने पर अमित से 500 रुपये लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कह रहा है कि अमित और राम के पास मिलकर 1300 रुपये थे। तो यानी कि हम यहाँ पर कह देंगे अमित और राम इज इक्वल्स टू आ जाएंगे 1300 रुपये। तो ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अमित से 500 रुपये लेने पर, यानी कि अमित के पास जो अब पैसे बचेंगे वो a माइनस 500 हो जाएंगे, क्योंकि उसने 500 रुपये दे दिए। अब अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी, यानी कि ये जो अब पैसे बचे वो राम की राशि के बराबर आ गए। तो ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पर हम इक्वेशन भी बनाए तो ठीक है, a माइनस आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 500। तो ठीक है, अब एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई a प्लस आर 1300 और a माइनस आर बराबर 500। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो a और a मिलकर आपके आ जाएंगे 2a, यानी इस इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। अगर इन दोनों को ऐड करें तो a और a आ जाएंगे 2a, और इस r से ये r कैंसिल, और 13 और 500 तो आपके आ जाएंगे 1800 रुपये। तो a की वैल्यू आपकी जो यहाँ से आएगी वो आ जाएगी 900 रुपये। तो ठीक है, अमित के पास पहले 900 रुपये थे। अब अगर अमित के पास 900 रुपये थे तो जो राम है, राम के पास आपके 400 रुपये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 1300। अब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। कहता है कि अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी, यानी 900 और 400 रुपये का अनुपात जब हम फाइंड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो आपका सिंपली जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 9:4, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एक कार्य अकेला 12 दिनों में और बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 440 रुपये में कार्य हाथ पर लिया, ए को कितने रुपये मिलेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी है, ए और बी है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। आप यहाँ पर सिंपली इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम जो होगा आपका आ जाएगा 60, और 12 से इसको 60 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60। यहाँ पर ये आपका कुल कार्य है। अब ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 5, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 6। तो दोस्तों ये जो पैसे हैं, यानी कि जो 440 रुपये है, वो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनमें वितरित किए जाएंगे। तो ठीक है, यानी कि अगर ए 5 काम कर रहा है और बी 6 काम कर रहा है तो उनको पैसे भी उनकी एफिशिएंसी यानी दक्षता के हिसाब से ही दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ए को 5 रुपये मिलते हैं और बी को 6 रुपये, तो यानी दोनों को मिलाकर 11 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 440 रुपये है। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 11 4 जा 44, तो आपकी आ जाएगी 40 रुपये। अब यहाँ से पूछा गया है ए का पार्ट। तो ए को कितने मिले, ए को 5 रुपये मिलते हैं। तो 5 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 40 × 5 करेंगे तो आपकी आ जाएगी 200 रुपये। तो ठीक है, अगर आपसे यहाँ बी की वैल्यू पूछता तो आप 6 की वैल्यू निकाल देते तो आ जाएगी आपकी 240। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन फिर आपका सरलीकृत का आ गया।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम बोर्ड मास का फार्मूला अप्लाई करते हैं, BODMAS। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सबसे पहले हम एडिशन ही करें, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 8 से डिवाइड करते हैं हम 6.4 को, तो आप सिंपली कैंसिल करेंगे, 8 8 जा 64, लेकिन यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट था तो आप भी एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.8 लिख देंगे। तो अब ये आ जाएगा आपका 12 माइनस का 0.8 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत से बच्चे क्या होते हैं जी, पॉइंटों में मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे, 7 4 जा 28 करेंगे। अब एक अंक इसका पॉइंट का ऐड हो जाएगा और एक अंक इसका, तो यानी 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगी आपकी, यानी 0.28। और वो अंक कहाँ से आप काउंट करेंगे, ये आप करेंगे बैक साइड से, यानी 1 और 2। तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.28। अब हम इसमें से 12 और 28 को ऐड करते हैं, या 28 में से पहले इस 0.8 को माइनस करते हैं। चलिए पहले हम ऐड ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 12.28। अब इसमें से माइनस करते हैं 0.8 को। तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और जो लेफ़्ट के जो अंक होंगे उन्हें एज इट इज लिखेंगे, और जो राइट के होंगे उन्हें एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 8। अब एक अंक था तो इसे 2 अंक बनाने के लिए हम 0 लगा लेंगे। अब 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर आ जाएगा 11.48, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480 और अन्य दिनों में 222 आगंतुक थे, आगंतुक होते हैं, यानी कि जो आने वाले हैं। ठीक है, रविवार में शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या होती है। तो कितनी औसत संख्या होगी इसकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग भी इसमें शामिल है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें संडे कितने पड़ रहे। तो संडे देखिए, सबसे पहला दिन जो था वो भी आपका संडे का था, यानी 1 तारीख आपकी संडे की थी। तो अगली नेक्स्ट जो आपका संडे होगा वो 8 तारीख में होगा। फिर 7 दिन बाद हो गया, यानी 15 तारीख में आपका एक संडे होगा। और नेक्स्ट 22 डेट में भी आपका एक संडे होगा। और फिर आपका 29, यानी यहाँ पर भी संडे होगा 29। तो कुल मिलाकर आपके जो संडे हुए में 5 संडे हो गए, और एक संडे में आपके 480 आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 × 480 कर लेंगे, और 48 5 जा होते हैं आपके 240, और इसकी एक 0 और ऐड हो जाएगी, तो 2400। अब बाकी के जो दिन बचे, यानी कि 30 दिन थे उस महीने में, तो 5 दिन तो ये हो गए, बाकी के बचे आपके 25 दिन। 25 दिन आपके आते हैं 222। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, या वैसे हाँ चलिए इसी तरीके से कर लो इसे। 25 2 जा 50, 50 5 करने लगे 5, तो ये आ गए आपके 5550। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 0 5 5 और 4 9, 5 और 2 7, 7950। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 30 से, तो आपका औसत आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 7950 को हम ऐड करते हैं 30 से, क्योंकि कुल दिन जो थे वे 30 थे आपके। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, और बच गया आपका 1, यानी 1 और 9 19, और 3 6 जा 18, बच गया 1 3 5 जा 50। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 265 265। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 2 mm व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके ये बात पता होनी चाहिए आपको कि अगर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर रहे तो वहाँ पर उनका वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम का मतलब आयतन, यानी कि उनका जो आयतन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसका जो शेप है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो सकता है, लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो 2 mm व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो तांबे का तार था वो किस शेप में था। तो ये आपका तांबे का तार हो गया, इसका जो व्यास था वो 2 mm है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे 2 mm। तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कि जो रेडियस होती है आपकी डायमीटर की हाफ होती है। अब ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, 1 mm। अब इस 1 mm को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए आप, क्योंकि आपका जो आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 1 mm का मतलब आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है आपका 10 मिलीमीटर। तो ठीक है, हम 10 से डिवाइड कर देंगे mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। और जो इस तार की लंबाई दी गई है वो ये है आपकी, यानी ये दी गई है 36 मीटर। तो इसे हम लिखेंगे h की जो वैल्यू दी गई है आपकी 36 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब गोले की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। तो गोले की त्रिज्या यानी आप मान लीजिए कैपिटल R होगी। गोले की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, जो आपके तार का जो आयतन होगा, यानी कि ये तार कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल शेप का, यानी कि बेलन। और बेलन का आयतन आपको पता है वो होता है जी πr² h। और जो आपका गोला होगा उसका जो फार्मूला होता है जी वो होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे सबसे पहले। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.1। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01। और स्मॉल h की वैल्यू दी गई है आपकी यहाँ पर 3600 और इक्वल्स टू है आपका 4/3। और कैपिटल R की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में आ जाएगा 100 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इस 4 से ये 36 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 9। चलिए यहाँ पर इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखते हैं कैपिटल R³ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई हम इस 9 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 27। और इस कैपिटल R इज इक्वल्स टू आ जाएगा √27। तो आपका आ जाएगा 3, क्योंकि जो 27 है वो 3 का क्यूब रूट होता है, यानी घनमूल होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको इनके फार्मूले याद होंगे। तो प्लीज़ आप एक बार इनके सभी फार्मूले याद कर ले। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इन सभी के फार्मूले आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी की जाती है तो वह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। तो ट्रेन बी की गति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन ए को 800 किलोमीटर, कितना जी, 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए, ये 2 ट्रेन है यहाँ पर आपकी, एक ए है और एक है आपकी बी तो ए को बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए को बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं।
तो इसे +6 कर देंगे एक बार तो। और यदि हम ट्रेन ए की गति को 2 गुना कर दें तो वह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। तो यानी कि जो कंपेयरिंग हो रही है आपकी यहाँ पर सिंपली किससे हो रही है, बी से, ट्रेन बी से कंपेयरिंग कर रहा, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये जो रिकवरी, ये जो है आपका गैप है, ये कितना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 और -2, यहाँ पर आप 4 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर गैप, मैंने बोला है कि ये गैप कितना है, ये 6 है और ये -2, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 और 2 यानी 8 घंटे का गैप है। ठीक है जी, 8 घंटे का गैप है। और ये जो 8 घंटे का गैप है वो उसने किस हिसाब से कवर किया, तो आप कहेंगे कि पहले ए की जो गति थी वो अगर 1 थी, लेकिन अब उसकी जो गति होगी वो 2 गुनी होगी। ठीक है, तो ये जो गैप उसने कम किया, यानी ये जो गैप आया आपका वो गति के हिसाब से आया। तो ठीक है, ये तो आपकी गति हो गई। ठीक है जी, और जो समय होगा आपका वो यहाँ पर उलट हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जब उसे, मतलब यहाँ पर पहले जो उसकी स्पीड थी वो 1 थी और अब उसकी स्पीड कितनी है 2, तो अब उसे कितने घंटे लग रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उसे लग रहे थे पहले 1 घंटा हमारे अकॉर्डिंग, सॉरी अब उसे 1 घंटा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर 8 घंटे लग रहे हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 आवर, यानी कि उसे जो पहले जो समय लग रहा होगा वो 16 घंटे लग रहे होंगे। तो ठीक है, अब हमें यहाँ से उसका यानी ए का हमें समय पता लग गया कि उसे 16 घंटे लग रहे थे। तो ए की जो स्पीड होगी वो आपकी हो जाएगी, भाई डिस्टेंस तो है 800 किलोमीटर और उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा था, 16 घंटे। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके ए की स्पीड आ गई। तो ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बी की गति क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ए को देखो जो है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बी होगा, बी का जो समय होगा, बी को जो समय होगा वो 6 घंटे कम है किससे, ए से। तो बी को यहाँ पर जो समय लग रहा होगा वो 10 घंटे लग रहा होगा आपका। तो ठीक है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो बी की जो गति आ जाएगी आपकी यहाँ पर आ जाएगी 800/10 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी। तो हमने बिल्कुल बहुत आसान भाषा में समझाया है। चलो एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है और यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी की जाती है तो वह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति क्या होगी। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ए को जो पहले समय लग रहा था बी से 6 घंटे फालतू लग रहा था, लेकिन जैसे उसकी गति 2 गुनी हुई तो उसे 2 घंटे कम लगने लगे यहाँ पर। तो ये जो गैप आया कुल आया 8 घंटे का, लेकिन ये जो गैप बना आपका वो स्पीड को 2 गुना करने में बना, यानी कि यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू, समय जो है यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर आया वो 1 का आया समय में, लेकिन यहाँ पर आया 8 घंटे का। तो 1 की वैल्यू 8, तो जो पहले समय लग रहा था आपका वो यहाँ पर फाइंड कर लिया हमने, वो कितना आ गया 16 आवर। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछता कि ए की जो चाल है वो कितनी होगी, तो आपने निकाल ली, ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे लग रहे हैं, तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बी को कितना समय लगता है। तो ठीक है, ये आपका ओरिजिनल समय था पहले वाला 16 आवर। तो अब हमने ज्ञात है कि भाई जो बी है वो ए से 6 घंटे कम लेता है, 6 घंटे कम लेता है, यानी कि 10 घंटे लेगा, क्योंकि ए बी से 6 घंटे फालतू ले रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए से 6 घंटे कम लेगा। तो ठीक है, तो हमने 10 से डिवाइड करा 800 को, तो आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सबसे बड़ी संख्या जिससे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर 7 और 5 शेषफल रह जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। भाई सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, 1861 जो कि आपको दिया गया 1861 और 2039, इसमें से ये जो शेष है इन दोनों को माइनस करेंगे अलग अलग। तो चलिए माइनस करते हैं 1861 में से इस 7 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1854 1854। और 2039 में से हम माइनस करते हैं 5 को तो आपका आ जाएगा 2034। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, यानी 1854 और 2034 का एचसीएफ लेंगे। तो अब एचसीएफ लेने का आपको आसान तरीका बताते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इनका एचसीएफ लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर लेंगे, तो वो अंतर आ जाएगा 4 में से 4 गया 0, 13 में से 5 गया आपका 8 और बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कि जो अंतर आया वो आपका आया 180। अब 180 का देखते हैं मैं, क्योंकि हम में से निकाल रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि इनमें से किस किस संख्याओं से 180 कटता है पूरा पूरा। तो आप कहोगे कि जी 12 से भी कटता है, 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 15 से करेंगे तो बिल्कुल 180 आ जाएगा। क्या इससे बड़ी संख्या से भी कटता है? जी हाँ बिल्कुल, 18 से भी कटता है 180 10 टाइम, ठीक है। तो क्या 18 से बड़ी कोई संख्या दी गई है? और नहीं दी गई। 35 से नहीं कटने का पूरा पूरा, ना 24 से कटने का, ठीक है। तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 18। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। दो दर्जियों एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो वाई को प्रति सप्ताह कितने रुपए भुगतान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो एक्स है, देखिए यहाँ का एक्स को वाई की दी गई राशि का 120%, यानी जो एक्स को जो रुपए मिलते हैं वो वाई का 120% है। 120% का मतलब 120/100, और 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर x/y आपका आ जाएगा 6/5। तो ये जो पैसे मिलते हैं उनको 6 और 5 के अनुपात में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर x और y को 6 और 5 यानी 11 रुपये मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 660 रुपये। एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 60, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि y को कितने रुपए प्रति सप्ताह भुगतान किया जाता है। तो y को कितने रुपए, यानी कि 5 रुपये। तो 5 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपकी आ जाएगी 60 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो आ जाएगा 300 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो चलिए देखते हैं किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा। क्या √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होगा, या एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज होगा, या 2.5 और 2 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत होगा। तो चलिए देखते हैं हम। √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त आपको पता है कि ये एक गोला होता है जिसका जो एरिया होता है वो होता है पाई। इसका जो एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, और r², यानी r की जगह आप रखेंगे √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। तो अब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 6.28। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा दी गई है आपकी 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 60। इस 4 से ये आ जाएगा 4√3। अब आपको पता है 4√3 की वैल्यू होते हैं 1.732। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी लगे 1, 4 7 जा 28 और 1 29, कैरी लगे 2 और 4 1 जा 1 और 2, यानी 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब आती है बात 3 4 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक आपका समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से ये आपका 5 है,
तो जिसका हाइपोटेनस होगा आपका 5 सेंटीमीटर और ये लंब हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और जो आधार है वो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 यानी आधार गुना ऊंचाई। 2 जा 4 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए बात करते हैं आयत की। आयत की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 2.5 यानी 2.5 और 2। तो जो इसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई होगा यानी 2.5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा जो आपका वृत्त था, वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और जो आपका समबाहु त्रिभुज था उसका जो एरिया आया 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और जो आपका त्रिभुज था उसका आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो आयत आया उसका आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका था, तो आप कहोगे कि ये आपका था 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपका एक समबाहु त्रिभुज था। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो यहाँ पर सही तरीके से दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 संतरे 450 रुपये की दर से खरीदे गए और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है कि 100 संतरे 450 रुपये की दर से खरीदे गए। तो यहाँ पर एक संतरे का हम सीपी निकाल लेंगे यानी कि 100 संतरे 450 के थे तो एक संतरा आपका आ जाएगा 4.5 रुपये का, क्योंकि हम 450 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो आपका एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4.5 रुपये। अब ये बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए यानी कि 12 जो संतरे थे आपके 60 रुपये के बेच दिए तो एक संतरा कितने का बेचा है यहाँ पर आपका 5 रुपये का। तो जो एक संतरे का एसपी होगा वो आपका आ जाएगा 5 रुपये। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको देखते हैं लाभ होगा वो कितने का हुआ। आप कहेंगे कि 4.5 रुपये की हमने चीज़ खरीदी और 5 रुपये में बेच दी तो हम कहेंगे कि 0.5 रुपये का हमें लाभ हुआ। कितने रुपये पर? 4.5 पर और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा और 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 होल 1/9%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। यदि एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद 8,000 रुपये और 8 वर्ष बाद 9,800 रुपये होती है तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रिंसिपल था आपका वो था P और ये 5 वर्ष बाद हो जाता है 5 ईयर्स बाद आपका हो जाता है 8,000 रुपये और 8 वर्ष बाद आपका हो जाता है ये 8 ईयर्स बाद हो जाता है 9,800 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा 8,000 से 9800 तक का, तो आप कहेंगे कि जो साल का गैप आया वो 3 साल का आ जाएगा। 5 और 3 8 साल हो जाएंगे। लेकिन जो ब्याज का जो गैप आया वो आपका आ जाएगा 1,800 रुपये। 9800 रुपये में से 8,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,800 रुपये। तो हम देखते हैं कि 3 साल में जो ब्याज लगा वो 1,800 रुपये लगा। चूँकि पैसे आपके साधारण ब्याज की दर पर थे तो हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर लगता है और मूलधन पर लगता है। तो ठीक है, 3 साल में आपके 1,800 रुपये लगे तो एक साल में आपके जो ब्याज लगेगा वो आपका लग जाएगा 600 रुपये। यानी 3 से डिवाइड करेंगे 1,800 को तो आपका आ जाएगा 600 रुपये। एक साल का जो ब्याज होगा आपका 600 रुपये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो कितने साल पीछे जाएंगे हम? 5 साल, यानी 5 साल का हम ब्याज निकाल लेंगे। आपका आ जाएगा एक साल का ब्याज 600 रुपये तो 5 साल का आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये यहाँ पर ऐड हुए होंगे तो आपका 8,000 रुपये आया होगा मिश्र धन। तो हम यहाँ पर 3,000 रुपये माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5,000 रुपये। तो ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पर रेट फाइंड करनी है तो रेट आप बहुत सिंपली तरीके से फाइंड कर सकते हो। हम कहेंगे कि एक साल का जो ब्याज है वो 600 रुपये है
और एक साल में जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, 5,000 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे हम 100 से। तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 5 से इस 60 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो आपकी जो रेट आएगी वो आ जाएगी 12%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है, 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि अगर उस वृत्त की जो त्रिज्या थी पहले वो कितनी थी, ये थी आपकी स्मॉल आर। तो ठीक है, तो जो आपकी परिधि होगी, परिधि का यानी सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है आपका 2πr। तो आपकी जो परिधि थी वो पहले 2πr थी, लेकिन अब जो न्यू रेडियस आई आपकी वो 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी r+5 सेंटीमीटर हो गई। तो जो सर्कमफेरेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, चलिए देखते हैं। यानी 2π और r की जगह हम रख देंगे r+5। तो आपका आ जाएगा 2πr। इस 2π की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2πr प्लस, और 2π की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 10π। तो ये आपकी पहले वाली जो सर्कमफेरेंस थी, लेकिन अब जो आई नई सर्कमफेरेंस आई आपकी 10π फालतू आई, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपसे यही पूछा गया है कि वृत्त की परिधि कितनी बढ़ जाती है, तो 10π सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन में ये आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके फार्मूले सभी याद होने चाहिए। आपको पता है कि जो सर्किल है यानी कि जो वृत्त है, वृत्त का जो एरिया होता है वो आपका होता है πr²। तो ये फार्मूले प्लीज़ आप याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 किलोग्राम है और बाकी 6 लड़कों का औसत वजन 44.5 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया 18 लड़के, टोटल है 18 लड़के, यानी कि 18 लड़के का जो वजन है आपका दिया गया है 52.5। तो हम इसको लिख लेंगे 52.5, और बाकी के जो 6 लड़के हैं उनका जो औसत वजन है 44.5। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को कैंसिल करते हैं, देखते हैं किससे कैंसिल करेंगे। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। अब हम अपनी तरफ से कोई एक संख्या एवरेज मान लेते हैं, जैसे कि 52.5 और 44.5, इन दोनों के बीच की संख्या हमने सिंपल सी मान ली कि 50 है। जैसे कि हमने मान लिया कि जो एवरेज था हमारा 50 था, तो ठीक है। अब 50 से कंपेयरिंग करेंगे हम इस 52.5 की, तो आप बोलोगे कि ये 2.5 ज़्यादा है 50 से, और 44.5 कितना ज़्यादा है, 50 में से 44.5 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हम 2.5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5, और प्लस करेंगे यहाँ पर हम 1 की मल्टीप्लाई 5.5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5। कुल मिलाकर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 13। सॉरी, ये माइनस करेंगे क्योंकि कम था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, तो 7.5 में से 5.5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। और अब हम इस 2 को, यानी ये 2 ज़्यादा है आपका, 2 को हम किस में डिवाइड कर देंगे, 3 और 1, यानी कि कुल मिलाकर 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 0.5। अब जो हमने एवरेज मान रखा था आपका 50 था, लेकिन जो हमारा एवरेज आया वो एवरेज से कुछ 0.5 ज़्यादा आया, तो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस की आई है संख्या, तो आपका आ जाएगा 50.5, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ए और बी 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तो वह समय ज्ञात करे जो सी अकेले कार्य करने में लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पर दिया गया है ए और बी 15 दिनों में कार्य को करते हैं, बी और सी 20 दिनों में कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा आपका आ जाएगा 60,
और 15 से कैंसिल करेंगे इसको आ जाएगा 4 और 20 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 3। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो ए है ए सी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी ए सी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी ए इक्वल्स टू 2C। ठीक है, यानी 2 गुना अच्छा श्रमिक है ए सी से। चलिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो ए बचेगा आपका और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम सिंपली रख सकते हैं कि a बराबर कितना है 2C। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू क्या रख दी 2C माइनस का c इक्वल्स टू किसका आ जाएगा 1 के। 2C में से 1C माइनस हुआ तो आपका आ जाएगा c और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। तो हमें यहाँ पर पता लग गया है कि जो c है वो एक दिन में एक कार्य करते हैं, यानी c की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब कुल मिलाकर जो काम है वो कितना है 60। तो c को कितने दिन लग जाएंगे, हम कहेंगे कि 60 काम है आपका और c एक दिन में एक काम करता है तो आपके आ जाएंगे 60 दिन। तो सी पूरे कार्य को करने में 60 दिन लेगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन था, वैसे तो आज सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होने वाला है आपका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार जूम कर लेते हैं। यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो उसके मोड का माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी मोड यानी बहुलक, मोड क्या बोलते हैं बहुलक। ये आपका सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है आपको याद रखना है कि जो मीडियन होती है आपकी, मीडियन जो होती है आपकी, मीडियन इक्वल्स टू होती है 3 मीन माइनस 2 मोड, 3 मीन माइनस 2 मोड। चलिए सॉरी, जो आपका फार्मूला होगा वो होगा आपका यहाँ पर मोड इक्वल्स टू होता है आपका, मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। मोड इक्वल्स टू होगा आपका 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। तो यहाँ पर देखते हैं 3 मीडियन यानी 3 मीडियन जो दी गई है आपकी, यानी माध्यिका आपकी दी गई है 3, तो 3 × 3 और माइनस 2 मीन, जो मीन दिया गया है आपका वो दिया गया है 2, तो 2 × 2। तो यहाँ पर 3 3 × 9 और 2 2 × 4, जो आपका मोड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 5। अब आपसे पूछा गया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है कि उसके मोड यानी बहुलक और माध्य है, यानी कि मोड और मीन का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। तो मोड आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 और जो मीन है, मीन आपका है यहाँ पर, आपका माध्य है यहाँ पर 2, तो 5:2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये भी फार्मूला आपको लर्न करना है, मोड इक्वल्स टू होगा आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपके ये फार्मूला याद होगा तो ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो पाएगा। इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, कई बार आप इसको लिख कर देखिएगा तो आपके ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और 459 रुपये में घड़ी बेचता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 10% की छूट है एक, तो दूसरी छूट हमें यहाँ पर निकालनी है। अब 10% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/10, यानी कि अगर एक तरफ लिखेंगे हम MP और एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर SP। तो MP यदि उसका 10 रुपये था तो उसका जो SP था वो 1 रुपये की छूट मिलकर 9 रुपये में 9 रुपये हो गया, यानी कि 1 रुपये की छूट मिली 10 रुपये पर। तो ठीक है, अब दूसरी छूट हमें यहाँ पर निकालनी है, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। और जो MP था आपका वो था, ओरिजिनल MP था आपका 600 रुपये और जो SP था वो था आपका 459 रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई किस संख्या में करूँ कि वो 600 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ठीक है, हमने 60 से मल्टीप्लाई करी। 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 60 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 रुपये। अब मैं 9 की मल्टीप्लाई किस में करूँ कि वो 459 आ जाए, तो हम 9 से डिवाइड करके देख लेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, यानी 51 रुपये। तो यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी वस्तु का MP था वो 60 रुपये था और वस्तु का जो SP हुआ वो 51 रुपये हो गया। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर छूट मिली वो 9 रुपये की छूट मिली, किस पे 60 रुपये
रुपये पे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, यानी कि आपका आ जाएगा 3 5 जा 15%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 संख्याएं 1/3:2/5:1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 9 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं। 1:3 अनुपात दिया है 2:5 और अनुपात दिया है, ये दिया गया है आपका 1:4। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपली अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम 3 5 4 का एलसीएम ले लेंगे, यानी वो आ जाएगा आपका 60। अब हम तीनों संख्याओं को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई की और इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई की। अब 4 से कैंसिल करा 60 को तो आपका आ जाएगा 15, 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। तो 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 और 12 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 और 15 1 जा आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर जो आपके रेशियो आए वो आए 20, 24 और 15। चलिए अब इसके आगे आपको क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 24 है और सबसे छोटी संख्या 15 है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे अकॉर्डिंग भी 9 है और क्वेश्चन में भी 9 ही दिया गया है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 1 और आपसे सिंपली पूछेगा कि संख्याएं क्या है, तो आपकी संख्याएं भी 20, 24 और 15 ही आ जाएगी। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सॉरी, ये क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश का हो गया, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका इमरजेंसी हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा थी सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ठीक है इमरजेंसी हो जाएगा, ना कि आपका इमरजेंसी। ये दे रहे थे आंसर, ये जो आंसर है ये बहुत ही गलत है। तो ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एसएससी ने भी इसका आंसर इमरजेंसी माना है। तो ठीक है, ये देखिए इमरजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं।